जय हिंद। नमस्कार सभी लोगों को। देखिए आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन इतना इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के लिए कि अगर कार्बन नहीं रहे तो हमारी ज़िंदगी भी नहीं रहेगी, क्योंकि जो भी हमको ऊर्जा मिलती है हम बोल पा रहे हैं कार्बन की वजह से बोल पा रहे हैं, क्योंकि हम ग्लूकोज खाते हैं और उसी ग्लूकोज से हमको ऊर्जा मिलती है। अगर ये कार्बन नहीं रहता तो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज नहीं बनता। हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन का योगदान होता है, जिसके वजह से हम आज यहाँ पे जिंदा हैं। अगर कार्बन न रहे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। लकड़ी में देखेंगे कार्बन, हर जगह कार्बन ही कार्बन है, मतलब कि कार्बन हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा योगदान देता है, लेकिन फिर भी कार्बन की मात्रा बहुत कम है। अब आप कहेंगे कि हमारे जीवन में कार्बन क्या योगदान देता है, तो आप बाहरी चीज़ों में देख सकते हैं, जैसे कि हीरे की कोई अंगूठी पहनता है तो हीरा भी एक कार्बन का ही रूप है। आप देखे होंगे पेंसिल से लिख रहे हैं तो पेंसिल का जो नोक होता है वो भी कार्बन से ही बना होता है, जो पेंसिल का नेल होता है वो कार्बन से ही बना होता है। और आप देखे होंगे एक आता है फुलेरिन, एक नया आया है वस्तु फुलेरिन। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है टेक्नोलॉजी में। इतना हल्का ये होता है कि इसका इतना ज़्यादा जम के इस्तेमाल हो रहा है, बैटरी का कैपेसिटी बढ़ाने वगैरह में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है फुलेरिन का। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हम क्लास 10 का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज इसका लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, मतलब कि आज ये चैप्टर हम शुरू करेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन की जर्नी आज से शुरू होने वाली है। देखिए कार्बन जो होता है तत्व या यौगिक दोनों रूपों में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन तो एक तत्व है, अगर कार्बन का यौगिक बनाया जाए तो मेथेन बन जाएगा, एथेन बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। एथेनॉल बहुत चर्चा में इस टाइम चल रहा है। तो कार्बन का बहुत ज़्यादा उपयोग है हमारे जीवन में। अभी बताए हैं ग्रेफाइट, अगर नहीं रहता ग्रेफाइट तो हम पेंसिल बना पाते नहीं बना पाते। अगर नहीं रहता कार्बन तो हम एथेनॉल बना पाते नहीं बना पाते। तो पेट्रोल में एथेनॉल की मिक्सिंग नहीं होती, ठीक ना। तो ये एथेनॉल जो है, मेथेन है, ये सारी चीज़ें कार्बन से बने हुए हैं, कार्बन से बने होंगे। अब कहेंगे मेथेन का कहाँ यूज है, तो मेथेन जो आप अपनी गाड़ियों में इस टाइम सीएनजी डलवा रहे हैं उस सीएनजी में मेथेन गैस होता है। तो ये जो कार्बन है हमारे जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं रहे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। अभी बताए हैं कि ग्लूकोज हम खाते हैं, ग्लूकोज में कार्बन रहता है। तो कार्बन के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। जैसे उसके बिना किसी की ज़िंदगी अधूरी होती है, उसी तरह से कार्बन के बिना हमारी भी ज़िंदगी अधूरी है, हम नहीं रह पाएंगे कार्बन के बिना। तो कार्बन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कार्बन है कितना इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में कार्बन की मात्रा कितनी। तो देखिए अगर पृथ्वी के भूपर्पटी में देखा जाए, भूपर्पटी मतलब पृथ्वी के ऊपरी परत में, यही तो खनिज मिलते हैं, पिछले चैप्टर में हम पढ़े हैं। तो पृथ्वी के ऊपरी परत में अगर कार्बन की मात्रा देखी जाए तो मात्र 0.02% है। कितना है बाबू, मात्र 0.02%, मतलब पृथ्वी के ऊपरी भूपर्पटी का 0.02% है, बहुत कम कार्बन है। और अगर वायुमंडल में आप देखें, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अगर कार्बन को देखें तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन 0.03%, सब मिला के 0.05% इस हमारे पृथ्वी पे कार्बन है ना। इतना कम कार्बन होने के बावजूद भी कार्बन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर चीज़ जिसका आप लिस्ट बना सकते हैं अपने आसपास की चीज़ों का, उसमें ज़्यादातर में कार्बन होता है। जैसे लकड़ी में कार्बन, हमारे अंदर खुद कार्बन भरा हुआ है ना। तो ज़्यादातर चीज़ों में हमारे कार्बन भरा हुआ है, प्लास्टिक में कार्बन है, हर जगह कार्बन ही कार्बन है। लेकिन फिर भी इसकी मात्रा जो है हम देखते हैं पृथ्वी पर बहुत कम है, बहुत कम है। तो इतना कम मात्रा में मौजूद होने के बाद भी कार्बन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारी हर चीज़ों में कार्बन ही कार्बन है, इतना कार्बन है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि सामान्यतः कार्बन तत्व या यौगिक दोनों रूपों में विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते। कार्बन के यौगिक या कार्बन अगर देखा जाए तो ये विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते। कार्बन से हम किसी तार को नहीं बना सकते हैं। लेकिन आप ग्रेफाइट को देखिएगा तो ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। ग्रेफाइट वही पेंसिल का नोक, उसमें विद्युत का चालन होता है। अगर कार्बन से बना कोयला है तो उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे, कोयला में लाइट वाइट नहीं मारेगा, है कि नहीं। एक तरफ से वो कोयला का इतना बड़ा ढेला है, एक तरफ से तार सटाइए बिजली का, दूसरी तरफ से उसको छुएंगे, लाइट मारेगा नहीं मारेगा, नहीं मारेगा, ठीक ना। तो मतलब कि कार्बन विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। कार्बन विद्युत को सुचालक नहीं करता, विद्युत का चालन नहीं करता। लेकिन उसमें कार्बन का एक अपर रूप है। अपर रूप का मतलब कार्बन का प्रकार होता है।
कार्बन जिस तत्व रूप में जिस रूपों में पाया जाता है उसी को अपर रूप कहते हैं। कार्बन अपने तत्व रूप में 3-4 रूपों में पाया जाता है, जैसे कि आप कह सकते हैं हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, ये 3 रूपों में कार्बन पाया जाता है तत्व रूप में, ठीक ना। तो ये इसके अपर रूप हैं। अब आप देखेंगे तो ये कार्बन तत्व का एक अपर रूप होता है ग्रेफाइट, जिसको हम पेंसिल का नोक बोलते हैं। यही ग्रेफाइट एक कार्बन का एक ऐसा तत्व है जो कि विद्युत का चालक है, एक ऐसा अपर रूप है जो कि विद्युत का चालक है। अदर कोई भी कार्बन का यौगिक या कोई भी तत्व ना तो विद्युत का चालन करते हैं। कोई भी कार्बन का यौगिक और नहीं तत्व ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। उसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। लेकिन पेंसिल के नोक के एक तरफ आप तार सटाते हैं, दूसरा तरफ छुएंगे, उड़ा देगा। कहाँ से कि विद्युत का चालन करता है पेंसिल का नोक, ग्रेफाइट, वो विद्युत का चालन कर सकता है। इसलिए क्या कहते हैं कि ग्रेफाइट को छोड़ करके सामान्यतः सभी कार्बन के तत्व और यौगिक क्या होते हैं, विद्युत का चालन लगभग नहीं करते हैं, सुचालक नहीं होते हैं। अब आता है कार्बन है आबंध। अब कार्बन का इतना उपयोग हम देख लिए, कार्बन तत्व है ये भी समझ लिए। कार्बन अगर सिंगल रूप में है, ऐसा चीज है जिसमें केवल कार्बन 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 है, तो मतलब कार्बन तत्व रूप में। अगर हम कहें कि कार्बन का यौगिक भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो कार्बन का यौगिक बनाने के लिए आबंध बनाना पड़ेगा, कई तत्वों के बीच बंध बनेगा। अगर आप पिछला लेक्चर जो अभी हम रिकॉर्ड करके आए हैं बेसिक केमिस्ट्री का, अगर आप नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन आप वो लेक्चर देख लेंगे तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से कन्फर्म हो जाएगा। तो इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि कम से कम उस लेक्चर को देख लीजिए, ठीक ना। आग्रह कर रहे हैं बाबू, तो आप देखिए, कम से कम उस लेक्चर को एक बार देखिए। वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 घंटे का है वो लेक्चर। वो इतना इंपॉर्टेंट है बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर कि आप हर एक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें उसका यूज है ही है, हर जगह उसका यूज है। तो उस लेक्चर को आप पढ़ लीजिए, और इस चैप्टर के लिए वो लेक्चर सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं और ना ही हमारा बात मान रहे हैं अभी भी, तो थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि इसके बावजूद भी समझाया जा सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कार्बन में आबंध, कार्बन में अब आबंध पढ़ना ही क्यों। देखिए कार्बन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो सिंगल कार्बन तो हम देख लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये किसी के साथ मिल जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो ये कार्बन का यौगिक है। क्या है बाबू, कार्बन का यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जाके चिपक गया, कार्बन का एक यौगिक बन गया। अब ये यौगिक बना है ना बाबू, तो यौगिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये भी पढ़ना है कि कार्बन यौगिक बनाता कैसे, कार्बन यौगिक बनाता कैसे है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जाकर चिपका क्यों। कोई किसी के साथ चिपकता ऐसे नहीं है जब तक उसका स्वार्थ ना हो। जब तक कोई स्वार्थ नहीं होता किसी से चिपकता नहीं है। अगर कोई आपसे ज्यादा लिपट रहा है तो समझ जाइए कि आपसे कोई स्वार्थ छिपा हुआ है, तभी वो आपसे लिपट रहा है, ऐसे नहीं लिपटने वाला है। समझ में आया। तो वैसे ही कार्बन ऑक्सीजन के साथ गया क्यों, आखिर उसका कोई स्वार्थ होगा तभी गया है। तो यौगिक कैसे बनाता है कार्बन, इसी के बारे में समझते हैं। देखिए ये जो कार्बन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे, तो हम जब बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो उसमें बताए हैं कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना किसी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है उसके पास उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए अब ये नहीं कह रहे हैं कि ये लेक्चर हर बच्चे को नहीं समझ में आएगा। जिसको बेसिक केमिस्ट्री का नॉलेज है उसको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है इस लेक्चर में, लेकिन जो बेसिक केमिस्ट्री नहीं जानता है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाला है। तो जो बेसिक केमिस्ट्री जानता है उसके लिए वो लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं, बेसिक केमिस्ट्री का वो नहीं भी पढ़ेगा तो चलेगा। लेकिन हम आपसे आग्रह करते हैं जो नहीं पढ़ा है वो जरूर पढ़िए, जिसको बेसिक केमिस्ट्री नहीं मालूम है जरूर पढ़िए, ठीक ना। चलिए देखते हैं। देखिए हम बताए थे उस लेक्चर में कि जो भी किसी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है उसके पास उतना ही प्रोटॉन होता है, और अगर वो परमाणु न्यूट्रल स्टेट में है, न्यूट्रल स्टेट में है मतलब ना तो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दिया है ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, तो उस अवस्था में उसके पास उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है जितना कि उसके पास प्रोटॉन होता है। नहीं समझ में आया, गया सब उड़ गया, सब उड़ गया, छोड़िए। बस समझिए कि अगर कार्बन किसी को अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है और ना ही किसी से अपना इलेक्ट्रॉन किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, तो उसके पास जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही रहेगा। और वो कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर।
अब प्रोटॉन कितना होता है तो वो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। मतलब कि अगर परमाणु क्रमांक कार्बन का 6 है तो परमाणु क्रमांक 6 है, इसका मतलब कार्बन में 6 गो प्रोटॉन है बाबू। अगर 6 गो प्रोटॉन है कार्बन में, अगर कार्बन न्यूट्रल स्टेट में, अगर कार्बन न्यूट्रल स्टेट में है ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन दिया ना लिया है तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन भी हो। तो याद रखिएगा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूट्रल एटम की, न्यूट्रल एटम की। तो यहाँ पे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। अब इसको इलेक्ट्रॉन भरने का एक नियम होता है। परमाणु कैसा होता है? फुटबॉल जैसा दिखता है, बीच में एगो नाभिक होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। कहाँ चक्कर लगा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन? एक विशेष पाथ में चक्कर लगा रहे होते हैं, जिस पाथ को, जिस रास्ते को हम कोष बोलते हैं। एगो हेती चूंकि नाभिक है, मानिए ये कुल्फी जो है नाभिक है, इसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। क्या है? इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है। लेकिन ये किसी विशेष रास्ते पे ही नहीं कि कभी यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, कभी यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, नहीं, किसी विशेष रास्ते पे, यहाँ पे लगा रहा है तो यहीं पे लगा रहा है, यहाँ पे लगा रहा है तो यहीं पे लगा रहा है, ठीक ना। मतलब किसी विशेष रास्ते पे चक्कर लगा रहा है, उसी को कोष बोलते हैं। और हर एक कोष में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या फिक्स रहती है कि एक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो वैसे ही हम बताए थे बेसिक केमिस्ट्री में कि अगर पहले कोष में इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। और हम पहले कोष से और लास्ट कोष की तरफ इलेक्ट्रॉन को भरते हुए जाते हैं। तो पहले कोष में जब भी कोष भरेंगे तो अंदर से बाहर की तरफ, परमाणु में अंदर से बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। अंदर से अंदर वाला कोष पहला कोष, उसके बाद दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, पांचवा कोष, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो अंदर से हम इलेक्ट्रॉन भरते हुए जाते हैं। पहला कोष में हम अधिकतम 2 गो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पहला कोष में अधिकतम 2 गो इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, नाभिक का चक्करिया सकता है, नाभिक को चक्करिया सकता है, चक्कर लगा सकता है नाभिक का पहला कोष में। दूसरा कोष में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगा सकता है, मैक्सिमम 8 गो दूसरे रास्ते से नाभिक का ऐसे चक्कर लगा सकते हैं। तीसरे कोष में 18 गो इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगा सकते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा, पहले में 2 गो इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 गो इलेक्ट्रॉन, तीसरे में कितना? 18 गो इलेक्ट्रॉन, चौथे में 32 गो इलेक्ट्रॉन, ऐसे चक्कर लगा रहे होते हैं। 2n² इसका फार्मूला होता है, n मतलब कोषों की संख्या। पहला कोष रखेंगे तो 2n², 2 गुणे 1 का स्क्वायर, 2 1 2, यानी पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे फार्मूला होता है। वो हम बेसिक केमिस्ट्री में बताएं, इसीलिए कह रहे हैं बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर पहले देखिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक रास्ते पे इलेक्ट्रॉन के कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे ये फिक्स होता है। हर एक रास्ते पे परमाणु के हर एक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं ये फिक्स होता है। पहले में 2 गो मैक्सिमम, दूसरे में 8 गो मैक्सिमम, और तीसरे में 18 गो मैक्सिमम, चौथे में 32 गो मैक्सिमम चक्कर लगा सकते हैं। अब उससे कम अब लगा सकते हैं चक्कर, ये नहीं है कि पहला कोष में 2 एगो भी लगा सकता है, लेकिन 2 गो से अधिकार नहीं। दूसरे कोष में ये नहीं है कि 8 गो लगाएंगे, 8 गो से कम 7 गो, 6 गो भी लगा सकते हैं, लेकिन 8 गो से ज्यादा नहीं। समझ में आया? और एक नियम क्या है और इलेक्ट्रॉन भरने का? पहला तो समझ में आया कि मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि अंदर से बाहर की तरफ आप इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं। तो अगर पहला कोष भर रहे हैं तो पहला कोष मैक्सिमम भर जाएगा, तभी आप दूसरा कोष में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे। मतलब पहला में 2 गो मैक्सिमम भरता है तो आप 2 गो पहला कोष में डालिए, उसके बाद दूसरा कोष में भरना चालू करेंगे। पहला में 2 गो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद दूसरा कोष में और ही बचेगा तो भरेंगे, नहीं बचेगा छोड़ देंगे, बात खत्म है। लेकिन अंदर वाले कोष में भरना जरूरी है, पूरा मैक्सिमम भर के ही तभी जाएंगे बाहर वाले में। कम है तो कम भर दीजिए अंदर वाले में, ये कहीं इलेक्ट्रॉन है, एक कहीं अंदर वाले में, तब बाहर वाले में जेबे नहीं करेंगे। अगर हमारे पास 3 गो इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे? 2 गो पहले कोष में भर देंगे, दूसरे कोष में, पहले कोष में 2 गो मैक्सिमम भरता है तो 2 गो पहले कोष में भर देंगे, और दूसरे कोष में जाएंगे तो 1 गो भर देंगे, है ना। तो मैक्सिमम पहला में भर दिए, दूसरा में कितना भर दिए? 1 भर दिए। अभी नहीं कि 1 गो बचा है तो तीसरे में चल जाइए दूसरा को छोड़ करके, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पहला मैक्सिमम भर दिए, फिर दूसरा मैक्सिमम भरिए, फिर तीसरा जाकर के तब भरेंगे। ये नहीं कि दूसरा को कम में भरे और तीसरा में घुस गए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये नियम होता है। वैसे इसका अपवाद भी आता है लेकिन आपके लेवल पे नहीं है, यहाँ पे बस समझिए, ठीक ना। तो बस इतना समझिए कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, कैसे भरेंगे। तो बाबू देखिए,
कार्बन परमाणु बीच में नाभिक होगा, बीच में 6 गो प्रोटॉन रहेगा। नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैठा रहता है सर, हमको मतलब नहीं है न्यूट्रॉन से, बस प्रोटॉन से मतलब है। नाभिक है छोटा सा, उसमें 6 गो प्रोटॉन है, 6 गो पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज है? प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज यानी प्रोटॉन का मतलब धनावेश और इलेक्ट्रॉन का मतलब ऋणावेश। प्रोटॉन धनावेशित कर है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कर है। प्रोटॉन पर +1 चार्ज होता है, +1 कूलाम नहीं बाबू, कूलाम में लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाता है, तो वैसे नहीं गिनना, हम मान के चलते हैं। +1 चार्ज होता है प्रोटॉन पे तो इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है, और +1 -1 दोनों को मिलके कैंसिल कर देता है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये कार्बन का परमाणु है, बीच में नाभिक है, नाभिक में 6 गो प्रोटॉन है, मतलब नाभिक में 6 गो पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है। और अगर 6 गो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी 6 गो है, तो इलेक्ट्रॉन पे 6 गो निगेटिव चार्ज, यानी ये न्यूट्रल एटम है, पॉजिटिव नेगेटिव मिला करके न्यूट्रल हो गया, 0 हो गया चार्ज। पॉजिटिव 6 गो, निगेटिव 6 गो। परमाणु में तो दोनों उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अभी इलेक्ट्रॉन भरना सिखाएंगे। कार्बन को देखिए पहले, आपको स्क्रीन पे इमेज भी दिख रहा होगा, हमको नहीं दिखता है, कैसे कि डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको लगता है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, नहीं, हमें ये व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ा रहे हैं, बस आपको डिजिटल बोर्ड का फील दिलाने के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए बीच में जो गोली जैसा आपको दिख रहा है वो क्या है? वो परमाणु का नाभिक है, उसमें 6 गो क्या बैठा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। क गो प्रोटॉन है? 6 गो पॉजिटिव चार्ज। इसके चारों तरफ देखेंगे तो पहला कोष में 2 गो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, यानी 2 गो निगेटिव चार्ज, और दूसरा कोष में 4 गो और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, यानी 4 गो और निगेटिव चार्ज। 4 2 6 गो निगेटिव चार्ज। 6 गो पॉजिटिव चार्ज था, 6 गो निगेटिव चार्ज, तो 6 गो पॉजिटिव 6 गो निगेटिव मिलकर के 0 चार्ज हो जाता है। कितना? 0 चार्ज हो जाता है। तो ये जो कार्बन है ये 0 चार्ज पे है, न्यूट्रल एटम, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव के बीच आकर्षण होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अगर आप ढेला को ऐसे घुमाइएगा तो घूमता रहेगा, नहीं, दूर भगता जाएगा कि नहीं भगता जाएगा। अगर एक ढेला बांध लेते हैं, ढेला रस्सी में बांध लेते हैं, अगर रस्सी से छूटता है वो दूर भग जाता है। क्यों भग जाता है? क्योंकि जो आप बल लगा के, धागे की सहायता से बल लगा के उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे थे और धागा से ढेला खिंचाया हुआ था, वैसे खिंचाया था, लेकिन जैसे धागा टूटा ढेला भग गया दूर। क्यों भगा? क्योंकि यहाँ से जो बल ऐसे लग रहा था सेंटर की तरफ, वो क्या हो गया? खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉन भी काहे घूम रहा है? परमाणु में काहे घूम रहा है बाबू? क्योंकि इसको कोई खींच के बैठा हुआ है, खींच के बैठा हुआ है, गति कर रहा है, एक जगह फिक्स किया हुआ है नाभिक। ये नाभिक जो है पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव दोनों एक दूसरे को खींचे रहते हैं सर। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि ये पकड़ा हुआ है इसको, ये प्रोटॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है। कैसे? खींच के पकड़ा हुआ है, और जैसे इसका आकर्षण टूटेगा ये भग जाएगा, भग जाएगा, है ना। तो बाबू देखिए इलेक्ट्रॉन इससे प्यार नहीं करता है नाभिक से, गलत फहमी में मत रहिएगा। इलेक्ट्रॉन जो है इसे क्यों चक्कर काट रहा है? क्योंकि प्रोटॉन कस के पकड़ा हुआ है, कस के इसको आकर्षित किया हुआ है, इसको आकर्षित किए हुआ है, इसलिए घूम रहा है। नहीं तो ऐसे चाहता, ऐसे जैसे प्रोटॉन छोड़ेगा ऐसे भग जाएगा, भग जाएगा कि नहीं भग जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भग सकता है। तो ये जो है ये परमाणु का स्ट्रक्चर होता है। अभी स्ट्रक्चर आपको समझा रहे थे। अब ये कार्बन को देखते हैं, अब इलेक्ट्रॉन भरना सीखते हैं। कार्बन में देखिएगा तो पहले कोष में 2 गो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं सब, दूसरे कोष में 4 गो इलेक्ट्रॉन। क्यों? पहले में मैक्सिमम 2 गो भरते हैं, दूसरे में 4। अब इसका बाहरी कोष जो है, बाहरी कोष, बाहरी रास्ता जिस पे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं सब, बाहरी रास्ता आपको क्या दिख रहा है? इसमें बाहरी रास्ते पे 4 गो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं सब। चाहिए कितना? किसी भी परमाणु को अस्थायी होने के लिए, कोई भी अस्थायी होना चाहता है, किसी भी परमाणु को अस्थायी होने के लिए उसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, सबसे बाह्यतम कोष में। अगर वो कोष नंबर 1 नहीं है, अगर उस कोष का नंबर 1 नहीं है, अगर देखिए यहाँ पे कार्बन का कोष नंबर 2 है, कोष नंबर 2 बाहरी कोष है। बाहरी कोष अगर कोष नंबर 1 नहीं है, बाहरी कोष अगर कोष नंबर 1 नहीं है, तो उस परमाणु को अस्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर बाहरी कोष नंबर 1 है, बाहरी रास्ता नंबर 1 है, तो उसको अस्थायी होने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन में अस्थायी हो जाता है। अगर बाहरी कोष 1 के अलावा 2 3 4 5 कितनों है, उसको अस्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बाहरी कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
तो बाबू देखिए, अस्थाई होने का दो नियम, क्या नियम कि या तो अगर बाहरी कोष नंबर 1 है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अस्थाई हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अस्थाई हो जाएंगे। अगर बाहरी कोष पहले के अलावा और कुछ भी है, दूसरा तीसरा चौथा, जैसे कि यहाँ पे कार्बन का दूसरा कोष है, तो इस दूसरे कोष में, बाह्यतम कोष में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा इस परमाणु को अस्थाई होने के लिए। किसी भी परमाणु में, कोई भी परमाणु है उसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बशर्ते उस परमाणु का बाह्यतम कोष पहला कोष नहीं होना चाहिए। अगर पहला कोष है तो उसको अस्थाई होने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक ना। तो इतना आपको समझ में आया। कार्बन के लिए कितना चाहिए, तो कार्बन का आप देखेंगे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है और बाहरी कोष नंबर 2 है, कोष नंबर 2 है, सेल नंबर 2 है। तो अगर सेल नंबर 2 है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो और 4 चाहिए, तब जाके 8 बनेगा और तब पूरा हो जाएगा और ये अस्थाई हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन दिक्कत यहाँ पे नहीं आता है कि इसको 8 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, 8 इलेक्ट्रॉन ही रोकिए नहीं पाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन रोकिए नहीं पाएगा। अब किसी का अगर ज़्यादा बीबियाँ होती हैं तो देखते हैं एकदम परेशान रहता है, खजुआता रहता है माथा, कैसे मैनेज करें। अगर 1 से 2 बीबी आपकी हो जाए तो माथा खजुआने लगेंगे, कैसे मैनेज करें। वैसे ही जो को प्रोटॉन है तो को इलेक्ट्रॉन है कार्बन में, तो प्रोटॉन कार्बन को प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया हुआ है, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया हुआ है। लेकिन अगर आप 1 अधिक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो प्रोटॉन तो उतना ही है 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, है कि नहीं। कंट्रोल में कम रहेगा, कम कंट्रोल। आज जितने इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ाते जाएंगे, बढ़ा के इसको देते जाएंगे और ये अनकंट्रोल्ड होता जाएगा, और ये अनकंट्रोल्ड होते जाएंगे। सब इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागेंगे, सब नाभिक के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, सब दिक्कत हो जाएगा कि नहीं। अगर किसी का बहुत ज़्यादा बीबियाँ हैं सब तो कंट्रोल में नहीं रहती हैं, सब देखे होंगे, है ना। तो वही होता है कार्बन के साथ। अब कार्बन को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं, तो क्या रूल होता है, रूल होता है कि किसी को भी अगर आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो आप 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, और किसी से आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो भी आप 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते हैं। अगर किसी का बहुत ज़्यादा बीवियाँ हैं, 3-4 बीवी हैं, चाहेंगे 3 छीन के लेके आए, छीनने देगा नहीं। वही होता है यहाँ पे कार्बन के साथ। कार्बन के साथ यही है, मतलब किसी भी परमाणु के साथ यही होता है। कोई भी परमाणु मैक्सिमम एकदम 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक्सट्रीमली कंडीशन में 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और कोई भी परमाणु मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। अस्थाई होने के लिए क्या चाहिए होता है, अस्थाई होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे कार्बन के बाहरी कोष में 4 है, 4 और ये मिलेगा तब अस्थाई होगा। लेकिन ये 4 रोकिए नहीं पाएगा, 4 ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। ये जो कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं पाएगा, मैक्सिमम 3 ही ले सकता है। 4 लेगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, कहाँ से कि इसका बोझ बढ़ जाएगा ढेर, इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो ये बात है यहाँ पे, मैक्सिमम आप 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। कार्बन 3 से अधिक ले ही नहीं सकता, कोई भी 3 से अधिक नहीं ले सकता। दिक्कत आ गया यहाँ पे। तो दिक्कत यहाँ पे आया तो ये हुआ कि देखो, हम ना तो अपना एक भी इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, ना ही किसी को एक भी इलेक्ट्रॉन किसी से हम लेंगे। हम कहते हैं कि हम साझेदारी में काम करते हैं, ना तुम्हारा होगा पूरा इलेक्ट्रॉन ना हमारा होगा पूरा इलेक्ट्रॉन। होता यही है कि ना होगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ना होगा हमारा इलेक्ट्रॉन। अगर थोड़ा सा संभव हो तो आपको हम व्हाइट बोर्ड पे समझाएं। देखिए व्हाइट बोर्ड पे हम समझा रहे हैं। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, यानी हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन है तो न्यूट्रल एटम में 1 इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक। 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में, बाहरी कोष चौथा कोष है। देखो बाबू बाहरी कोष चौथा कोष है, ये परमाणु है हाइड्रोजन का। मैक्सिमम पहला कोष में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, अभी बताएं। इसके पास हाइड्रोजन के पास तो ये कहीं इलेक्ट्रॉन है तो ये कहीं भराएगा। तो इसका बाहरी कोष कौन सा कोष हुआ, पहला कोष। और पहला कोष अगर किसी का बाहरी कोष है तो इसको अस्थाई होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। इसके पास 1 है, हाइड्रोजन के पास बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्रॉस जो है इलेक्ट्रॉन को हम दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन को क्रॉस साइन से दिखा रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में है, चाहिए कितना, 1 और ही मिल जाएगा तो अस्थाई हो जाएगा। लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन को 1 चाहिए। दिक्कत क्या होता है कि ये दे देगा इसको तो है तो अस्थाई हो जाएगा, है
है ऐसे ही बकलोल बन के घूमेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो दोनों हाइड्रोजन चालाक हैं सब, दोनों हाइड्रोजन चालाक है सब, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं किसी को। कैसे कि ये वो दूसरे को दे के दूसरे को तो अस्थाई कर देगा, खुदे आवारा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसा कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते हैं। वही बात है, ये हाइड्रोजन भी नहीं चाहेगा कि दूसरा क्या हो जाए, दूसरा एकदम अस्थाई हो जाए, हम आवारा हो जाए, है ना? ऐसे पटीदारी में होता है। तो अब क्या होगा? अब ये हाइड्रोजन कहेंगे देखो, ना तुम अस्थाई हो ना हम अस्थाई होंगे, दोनों लोग अपना इलेक्ट्रॉन एक जगह ही रखते हैं, दोनों लोग अपना अपना इलेक्ट्रॉन एक जगह टेबल पे रखते हैं। हाइड्रोजन इधर से आया, एक हाइड्रोजन इधर से आया, कहा देखो ये किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों लोग रखे हैं, दोनों लोग का इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों लोग रखे हैं, दोनों लोग का इलेक्ट्रॉन है। जब हमको अस्थाई होना होगा तो हम इस इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, और ये हाइड्रोजन कह रहा है जब हमको अस्थाई होना होगा तो हम इस इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन सझिया का हो गया, साझा में। जैसे मशीन वशीन पंपिंग सेट छटकट्टा वगैरह पटीदारी में सझिया में होता है कि नहीं, कि आप भी इससे काटिएगा चारा गाय का और हम भी काटेंगे, वही होता है। और बिगड़ेगा तो दोनों लोग बनाएंगे, वही बात है। जरूरत जिसको पड़ेगा वो उससे काम लेगा, वही बात यहाँ पे है। इलेक्ट्रॉन का जिसको जरूरत पड़ेगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके खिसक जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अस्थाई हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों जो है अब किसी के नहीं रहे, अब ये दोनों के रहे हैं, अब ये दोनों के हैं। तो ऐसे साझेदारी हुई है इलेक्ट्रॉनों की। जब ऐसी साझेदारी होती है ना तो कहते हैं कि ये साझा से बंध बना हुआ है, इसलिए ये क्या है, सह संयोजक बंध। सह मतलब साथे साथे, संयोग कर रहे हैं, साथे साथे जुड़ करके, साथे साथे एक होकर के बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो सह संयोजक आबंध, बॉन्डिंग मतलब रिश्ता बनाना। तो ये H मिल करके H2 बन गए, H2, यही हाइड्रोजन का रूप आप देखे होंगे। तो यही H2 बनता है हाइड्रोजन। कैसे? एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्ड बन गया दो हाइड्रोजन के बीच, और दोनों हाइड्रोजन मिलकर के H2 गैस बना ली, हाइड्रोजन गैस बना ली। तो ये दोनों हाइड्रोजन अब अस्थाई हैं, इनको अकेले अकेले नहीं कर सकते हैं, है अस्थाई है नहीं है अस्थाई है नहीं, अब दोनों हाइड्रोजन अस्थाई हैं क्योंकि साझेदारी से बंध बना हुआ है। तो ऐसे बंध बनता है, और इस बंध को हम क्या बोलते हैं, सह संयोजक बंध। मतलब साथे साथे संयोग करके, साथे साथे बातचीत करके बंध बनाए हुए हैं सब, दोनों का इसमें फायदा है। ठीक, तो ये होता है सह संयोजक बंध। अभी कार्बन के बीच कैसे बनता है, कार्बन के बीच कैसे बनता है तो देखिए समझाते हैं। हुआ क्या, यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। पहले अब बॉन्ड का प्रकार समझ लेते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है, इसलिए एकल बंध बना है। और बंध को कैसे दर्शाते हैं तो आप देख रहे होंगे H के बीच एक सिंगल डंडा लगा दिए, तो बंध को दर्शा दिए, मतलब इन दोनों के बीच रिश्ता है, और यही दोनों को लिख देते हैं H2, ठीक ना। तो ये सिंगल बंध कब बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, जब दो इलेक्ट्रॉन दोनों दिए होते, मान लीजिए हाइड्रोजन इधर का 2 इलेक्ट्रॉन, इधर का हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, तब क्या होती, तब वो द्विबंध हो जाता है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन में आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, बबुआ कौगो 8 गो, 8 गो के मतलब पहला में 2 गो, पहला कोष में 2 गो, दूसरा कोष में 6 गो, दूसरा कोष बाहरी कोष बन गया कि नहीं, 6 2 8 हो गया कि नहीं। पहला कोष में 2 गो इलेक्ट्रॉन भर दिए, एकदम बाहरी कोष में देखो ये हमारा क्या है, एकदम गधा जैसे आप लोग समझते हैं, इसीलिए नहीं समझ में आता है घोड़ा जैसे। देखिए ये जो है परमाणु है, किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परमाणु अगर है तो ऑक्सीजन के परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। अब कहेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, पहला में 2 गो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर लेंगे, बचा कितना हमारे पास, 8 गो में से 2 गो भर दिए, बचा 6 गो इसमें भर दीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, कहो बाबू 6 गो, और 6 गो हुआ, लेकिन इसका बाहरी कोष कितना है, कोष नंबर 2 है। तो अगर पहले के अलावा कोष नंबर 1 के अलावा कोई भी कोष होता है तो उसको अस्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। इसका बाहरी कोष नंबर 2 है, इसको अस्थायी होने के लिए कितना चाहिए, 8 गो चाहिए, 6 गो है, 2 गो चाहिए। ये 2 गो किसी से ले सकता है, लेकिन वो आयनिक बंध बनाएगा तब। ये सह संयोजक बंध यहाँ पे बना रहा है। तो सह संयोजक बंध कैसे बनाएगा देखिए, इसके ऑक्सीजन के बाहरी कोष में, ऑक्सीजन है, इसके बाहरी कोष में कौ गो इलेक्ट्रॉन, ये डॉटिंग मेथड है बॉन्डिंग बनाने का। इसके बाहरी कोष में 6 गो इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन ओ लिख करके 6 गो डॉट लिख देते हैं। कितना डॉट लिख देते हैं बाबू, 6 गो डॉट। ये 6 गो डॉट का मतलब 6 गो इलेक्ट्रॉन।
ऐसे दूसरा ऑक्सीजन लेंगे, ये भी 6 गो इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6। कहाँ का इलेक्ट्रॉन दर्शाते हैं? बस बाहरी कोश का। अब ये बॉन्डिंग कैसे करेंगे? कहेगा देखो 2 ऑक्सीजन है और कोई आ ही नहीं रहा है इसको इलेक्ट्रॉन दे, तो है ऑक्सीजन इसको 2 को दे देगा तो ये आवारा हो जाएगा, है अस्थायी हो जाएगा, तो गड़बड़ा जाएगा। कोई भी एक दूसरे को देना नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा। क्यों? क्योंकि एक आवारा हो जाएगा, एक अस्थायी हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन कहते हैं देखो हम दोनों लोग अपना अपना इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जिसको ज़रूरत होगा वो ले लेगा। तो इलेक्ट्रॉन ये वाला कहता है देखो ये हमारा हो गया, ये कहता है देखो ये हमारा हो गया इतना। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी 8 हो गया। इसका देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब दोनों का 8 8 हो। साझेदारी कितना का हुआ है? तो 2 इलेक्ट्रॉन ये साझा किया, 2 इलेक्ट्रॉन ये साझा किया। तो साझेदारी जितना होता है उतना ही बंध बनता है, यानी O और O के बीच डबल बंध बना है। कितना बना है? डबल बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई। H और H के बीच क्या बना था? सिंगल बॉन्ड बना था, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई थी। यहाँ पे O और O के बीच, ऑक्सीजन के बीच कितना? द्विबंध, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। अगर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं साझा करते तो को साझा करते तो बाहरी कोश में 7 को बचता है कि नहीं? तो 7 को नहीं चाहिए था ना, 8 को चाहिए था, तो इसीलिए डबल बॉन्ड बना है। ऐसे ही नाइट्रोजन के साथ देखेंगे तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में, नाइट्रोजन का बाहरी कोश कौन सा कोश होता है? दूसरा कोश ही होता है। तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में केवल 5 गो इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। तो यहाँ पे देखेंगे तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। अगर परमाणु क्रमांक तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में बचा कितना? 7 गो में से 2 भरा गया, बचा 5 गो। तो 1 2 3 4 और 1 और 5, तो ये हमारा नाइट्रोजन का परमाणु हो। बाहरी कोश में इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। नाइट्रोजन को देखते हैं, नाइट्रोजन 2 इधर और 3 इधर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन 1 और लाते हैं, ये भी नाइट्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे रख देते हैं। कहीं भी रख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी आप इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस उसको थोड़ा सा बॉन्डिंग कराने के लिए हम एक जगह बना रहे हैं, ताकि डायग्राम बनाना आसान हो। अब ये भी 3 गो अपना इलेक्ट्रॉन देकर के इसका 8 गो नहीं कर सकता। क्यों? देखिए इसका 5 गो है, इसका भी 5 गो है, दोनों को 3 गो चाहिए। कोई एगो 3 गो दे देगा तो एगो अस्थायी हो जाएगा, एगो आवारा बन जाएगा, एगो अस्थायी हो जाएगा, नहीं हो सकता ऐसा। तो ये दोनों अपने आप में साझा कर लेते हैं। ये भी कहता है 3 इलेक्ट्रॉन तुम दो, ये भी कहता है 3 इलेक्ट्रॉन तुम दो, दोनों साझेदारी कर लिए। अब देखिए इसका 3 3 6 2 8, इसका भी देखेंगे तो 3 3 6 2 8, दोनों का 8 8 वो पूरा हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन की कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है? ये भी 3 इलेक्ट्रॉन साझा किए, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन। तो जितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है उतना ही बंध बनता है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना। ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। कोई भी परमाणु ट्रिपल बॉन्ड के अलावा और कुछ नहीं बना सकता है। मतलब ट्रिपल बॉन्ड से अब आप सोचेंगे 4 गो बंध बनेगा का? नहीं बन सकता है। 4 गो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं होती है कहीं भी, ठीक ना? तो 4 गो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी एक ही साथ किसी तत्व के साथ नहीं होती है। मतलब ये नहीं कि 4 गो इलेक्ट्रॉन साझा नहीं कर सकता है, कोई परमाणु साझा कर सकता है, लेकिन किसी एक तत्व के साथ नहीं साझा कर सकता है। जैसे कार्बन 4 गो साझा करेगा, लेकिन आप चाहेंगे कार्बन दूसरे कार्बन के साथ 4 गो साझा कर ले, नहीं, मैक्सिमम 3 गो साझा करे। और दूसरा कोई कार्बन आएगा तो उसके साथ एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन साझा कर देगा, है ना? तो किसी भी एक को 3 गो साझा नहीं कर सकता है, 4 गो साझा नहीं कर सकता है कोई भी परमाणु। तो मैक्सिमम 3 गो इलेक्ट्रॉन का साझा हो सकता है किसी एक परमाणु के साथ। तो क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड मैक्सिमम बनता है। अब कहेंगे चौपल बॉन्ड कहाँ नहीं बन रहा है? नहीं बनता है, 4 गो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं होती। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि हम डिटेल में समझा रहे हैं आपको, तो थोड़ा सा लंबा होगा, इससे घबराइएगा नहीं, ठीक ना? अब यहाँ पे देखिए कार्बन को देखेंगे तो कार्बन के बाहरी कोश में बबुआ 4 गो इलेक्ट्रॉन। अगर 4 गो है तो इसका बंध बनेगा। बंध कैसे बनेगा दिखाते हैं। देखिए कार्बन का बनाने का जरूरत है नहीं, कार्बन का परमाणु बनाने का जरूरत नहीं, हमको मालूम है कार्बन में 4 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कार्बन हो गया, इसके 4 गो इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में है। हम कहेंगे कार्बन के साथ बंध तो बना सकता है, कार्बन के साथ बंध, तो आप कहेंगे कार्बन में क्यों नहीं बना रहे? तो देखिए कार्बन के साथ 3 गो ना साझा कर सकता है जी। कितना साझा कर सकता है? 3 गो। इसके बाहरी कोश में 4 गो है, ये
4 गो ये। अच्छा ये कितना, इसको 4 गो, तो 4 गो का साझेदारी कैसे करेगा? 4 गो का साझेदारी हो ही नहीं सकता, तो C2 कभी नहीं बनता है। अब आप कहेंगे कि 3 गो का साझेदारी इस कार्बन के साथ कर देते हैं और 3 गो का साझेदारी इस कार्बन के साथ कर देते हैं। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच बन गया। इसका गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हो रहा है। इसका भी गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हो रहा है ना? तो 7 गो इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब इसका जो एगो बचा है, किसी आप हाइड्रोजन के साथ शेयर करके ऐसे भी बंद बना सकते हैं। किसी दूसरे परमाणु के साथ चौथा इलेक्ट्रॉन साझा हो सकता है, लेकिन सेम परमाणु के साथ चौथा इलेक्ट्रॉन साझा नहीं होगा। मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड ही बनता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे कि C ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड H, मतलब कि हाइड्रोजन से ही सिंगल बॉन्ड बनाया, सिंगल इलेक्ट्रॉन साझा किया। इधर वाला भी कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाया है, हाइड्रोजन से सिंगल इलेक्ट्रॉन साझा किया। मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना, ये कार्बन कार्बन 3 गो इलेक्ट्रॉन साझा किए हैं आपस में, लेकिन ये कार्बन जो है इस हाइड्रोजन के साथ केवल 1 इलेक्ट्रॉन साझा किया, ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ केवल 1 इलेक्ट्रॉन साझा किया। तो यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, सिंगल। ठीक ना? तो ये होता है बाबू। ठीक है, ऐसे बॉन्डिंग होती है। आप कहेंगे बस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दीजिए कहा वो इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन मैक्सिमम कहा वो शेयर कर सकता है। हाइड्रोजन के पास एक ही है ये, तो किसी को 1 देगा तो कोई इसको 2 देगा? नहीं देगा, कोई नहीं देगा। ये 1 देगा, जो जितना जो परमाणु कार्बन देता है उतना ही की साझेदारी होती है, बराबर बराबर साझेदारी होती है। ये नहीं कि वो 4 गो दे के साझा कर ले, वो 3 गो दे के, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बराबर की साझेदारी होगी बाबू, बराबर, एकदम आधा आधा। तो वही होता है। अब हाइड्रोजन के पास एक ही है ये, तो एक ही दे के एक ही किसी का ले भी सकता है कि नहीं? कार्बन के पास 4 गो है, तो 4 गो दिया लिया नहीं जा सकता है, 3 गो मैक्सिमम दिया लिया जा सकता है। तो 3 गो एक कार्बन के साथ एक कार्बन साझेदारी कर सकता है। देखिए ये हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। 4 गो हाइड्रोजन हम लाए, कहे देखो बाबू कार्बन तुम 4 हाइड्रोजन के साथ बंद बना लो, तुम्हारे ऐसे में भलाई है। तो हाइड्रोजन का ठीक है, काहे नहीं बनाएंगे? तो ये कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ बंद बना लिया है। कहा कार्बन देखो तुम लोग हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन लेके सब हाइड्रोजन स्थायी हो जाए। 4 गो इलेक्ट्रॉन था किसका? कार्बन का बाहरी कोष में। तो कार्बन के बाहरी कोष में 4 गो इलेक्ट्रॉन था, अपने बाहरी कोष का सब इलेक्ट्रॉन कहा हाइड्रोजन सबको कि तुम लोग ले लो, लेकिन जरूरत पड़ेगा हमको अस्थायी होने के लिए, तो तुम लोग अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हमको भी दे देना, हमको भी दे देना। अब क्या हो गया? अब देखिए हाइड्रोजन का गिनेंगे तो 1 2 इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन अस्थायी हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का बाहरी कोष नंबर 1 है, हीलियम के जैसा ही बनना चाहता है। ठीक ना? हीलियम के जैसा बनना चाहते हैं। तो ये हाइड्रोजन जो है 2 गो इलेक्ट्रॉन लेके अस्थायी, हाइड्रोजन 2 गो इलेक्ट्रॉन लेके अस्थायी, हाइड्रोजन 2 गो इलेक्ट्रॉन लेके अस्थायी, हाइड्रोजन 2 गो इलेक्ट्रॉन लेके अस्थायी। लेकिन कार्बन को कितना चाहिए होता है? कार्बन को चाहिए होता है 8। कहाँ है? कि इसका बाहरी कोष नंबर 1 नहीं है, कोष नंबर 2 है, तो इसको 8 चाहिए। 8 चाहिए तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन का 8 हो पूरा होगा। 8 हो जब पूरा हो गया तो कार्बन ऐसे ही अस्थायी होगा। अब ये बना क्या है? तो आप इसको स्ट्रक्चर, इसे बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन की हर एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, इसलिए सिंगल बॉन्ड बना। अब ये बना क्या है? CH4 बना है, यानी कि बना है आपका मीथेन। क्या बना है बाबू? मीथेन। अब ये मीथेन बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, ये गोबर गैस से भी निकलता है। गोबर गैस का मुख्य गैस जो होता है, मुख्य घटक, ये मीथेन ही होता है, गोबर गैस। आप जो गाड़ियों में CNG डलवा रहे हैं उसमें भी मीथेन ही होता है, उसमें भी मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। तो इस समय CNG का बहुत बढ़ चढ़ के इस्तेमाल हो रहा है, उसमें मीथेन ही इस्तेमाल होता है। यही कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। कार्बन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, जिससे कि मीथेन यौगिक का निर्माण होता है, मीथेन गैस का निर्माण होता है। तो यही मीथेन गैस। तो आशा है कि ये कार्बन की बॉन्डिंग आपको समझ में आई होगी कि कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है। कार्बन बॉन्ड बना सकता है कैसे? साझेदारी की वजह से। अगर कार्बन साझेदारी वाला नियम नहीं रहता तो कार्बन बाबू गए थे काम से। काहे काम से गए थे? क्योंकि कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन किसी को पूरा दे ही नहीं सकता, 4 गो इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी नहीं सकता। तो कार्बन सिर्फ और सिर्फ सह संयोजक बंध ही बना पाता है। और सभी को देखिएगा तो ऑक्सीजन आयनिक बंध भी बना सकता है, हाइड्रोजन भी आयनिक बंध बना सकता है। ठीक ना? हाइड्रोजन को एक कोई दे देगा, कोई भी दे देगा, मैक्सिमम 3 गो का लेन देन हो सकता है, तो हाइड्रोजन को कोई एक दे देगा, सोडियम आएगा हाइड्रोजन को एक दे देगा, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन दिक्कत यहाँ पे आता है कार्बन के साथ। कार्बन को कोई चार्ज दे ही नहीं सकता है और ना ही कार्बन किसी से चार्ज ले सकता है। अगर ले नहीं सकता तो 8 पूरा नहीं होगा, अब पूरा नहीं होगा तो यह अस्थायी नहीं होगा। तो बाबू इसको अस्थायी होने के लिए सहसंयोजक बंध ही एक ऐसा बंध है जो कार्बन को अस्थायी कर सकता है, ऐसे कार्बन अस्थायी नहीं होता है। ठीक है, अगला आता है कि सहसंयोजी आबंध वाले यौगिक में भीतर प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतरा आणविक बल दुर्बल होता है, फलस्वरूप इन यौगिक का गलनांक व क्वथनांक कम होता है। मतलब इसका क्या है, देखिए जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बंध बना है तो मीथेन बना है कि नहीं, तो इनकी बॉन्डिंग, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको तोड़ना मुश्किल है। कार्बन और हाइड्रोजन को अलग करना मुश्किल है मीथेन से, लेकिन जो दूसरा मीथेन का अणु आएगा CH4 मीथेन गैस है, इन दोनों गैसों के अणुओं को अलग करना आसान होता है। ऐसे ही आप किसी को ले लीजिए, मतलब कि इनका अंतरा आणविक बल, दो अणुओं के बीच का आणविक बल, ये मीथेन का CH4 अणु, ये CH4 अणु, जो हम यौगिक बनाए हैं मीथेन उसका एक अणु ही बनाए थे हम, तो ये एक अणु मीथेन का, ये एक अणु, इन दोनों अणुओं के बीच जो आकर्षण लगता है जिससे कि ये दोनों आपस में चिपके रहते हैं, वो आकर्षण बल बहुत कम होता है। और जब आकर्षण कम होगा, दोनों एक दूसरे से दूर है होने भागेंगे सब, इसका क्वथनांक और गलनांक बहुत कम होगा, इसे गल जाएंगे। जैसे आप मीथेन को देखिए गैस फॉर्म में रहता है, अल्कोहल को देखिए लिक्विड फॉर्म में रहता है ना। तो कार्बन जो होता है इसका गलनांक व क्वथनांक बहुत निम्न होता है, बहुत कम होता है। क्योंकि इनके अणुओं के बीच अंतरा आणविक बल जो होता है वो कम होता है, अंतरा आणविक बल जो होता है वो कम होता है। हाँ, लेकिन जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो बॉन्डिंग है, यौगिकों का जो बॉन्डिंग है वो कम नहीं है, वो तगड़ा है। CH4 में H को कार्बन से अलग करना आसान नहीं है, हाँ, लेकिन CH4 को CH4 से अलग करना आसान है, CH4 को CH4 से अलग करना आसान है। ठीक है, ये बात हम कहना चाह रहे हैं। तो अगर ये अलग हो जाते हैं तो क्वथनांक और गलनांक इनका क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब कार्बन 3 रूपों में पाया जाता है, अभी जस्ट बताए भी हैं। एक होता है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है C60 बंक, क्या होता है यार, क्या लिखा हुआ है, C60 बकमिस्ट फुलेरिन। बकमिस्ट फुलेरिन ये वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है इसका नाम। ये जो है थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा ज़्यादा दिन का है लेकिन फिर भी नया है, बकमिस्ट फुलेरिन। ये क्या होता है सब चीज़ें पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हीरा, अगर कार्बन जो है आपस में बंध करके और एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनाए, पिरामिड जैसा, तो वहाँ पे बनता है हीरा। पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है कार्बन आपस में जुड़ करके, तो वहाँ पे बनता है हीरा। अगर वो षटकोणीय स्ट्रक्चर बना रहा है, षटकोणीय मतलब समझते हैं, 6 कोण वाला, कितना कोण वाला बाबू, 6 गो कोण वाला, तो 6 गो कोण वाला स्ट्रक्चर बना रहा है, वहाँ पे बनता है ग्रेफाइट। और अगर ये फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है तो वहाँ पे बनता है बाबू आपका फुलेरिन। और ये फुलेरिन सबसे हल्का होता है, कैसे कि अंदर से खोखला होगा। फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, अंदर से खोखला होगा, खाली होगा, है ना। तो हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। हीरा पिरामिड के जैसा बना, ये प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। अगला आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है आप देखेंगे पेंसिल का नोक, वो एकदम प्लेन होता है, चिकना होता है। ग्रेफाइट चिकना होता है, इसे सरकाएंगे सरकेगा हाथ। क्यों? क्योंकि उसके अणुओं के बीच वंडर बल कम है, अणुओं के बीच जो है अंतरा आणविक बल कम है, तो क्या होगा, उनको फिसलाया जा सकता है। अगला आता है फुलेरिन। फुलेरिन कैसा होता है, ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है बाबू, तो ये भी क्या है, इसमें खाली जगह है। खाली जगह है तो हल्का होता है, हल्का होने के साथ साथ ही बहुत मजबूत होता है। और इसका उपयोग बैटरी की कैपेसिटी वगैरह बढ़ाने में भी होता है, सेमीकंडक्टर में भी इसका यूज किया जा रहा है, अति चालक में भी इसका यूज किया जा रहा है। तो ये फुलेरिन इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्का होता है, बहुत मजबूत भी होता है फुलेरिन। तो फुलेरिन का यूज इस समय बहुत ज़्यादा नैनो ट्यूब में, नैनो जो भी नैनो टेक्नोलॉजी है उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है फुलेरिन का।
बहुतायत में इस्तेमाल किया जा रहा है फ्लोरीन का। तो ये 3 अपर रूप होते हैं, मतलब कार्बन इन 3 रूपों में पाया जाता है। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। हीरा होता है जो कि सबसे कठोरतम पदार्थ है, पारदर्शी होता है हीरा, ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है कैसा होता है, पेंसिल का नोक आप देखेंगे चिकना होता है, इसलिए विद्युत का सुचालक होता है। पेंसिल के नोक में अगर विद्युत देंगे आप तो एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। अगला आता है C60 बकमिस्ट फ्लोरीन। बकमिस्ट फ्लोरीन ये क्या करता है, ये बहुत हल्का होता है, मजबूत होता है। इसका उपयोग नैनो टेक्नोलॉजी में किया जा रहा है, सेमीकंडक्टर में किया जा रहा है, बैटरी कैपेसिटी बढ़ाने में किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों में इसका उपयोग किया जा रहा है। ये अंदर से खोखला स्ट्रक्चर बनाता है फुटपाली, ठीक। तो ये 3 अपर रूप होते हैं। तो आशा है कि आज आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपको ये फ्लोरीन वगैरह का स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। वैसे तो हम इमेज लगाए हैं सारी चीज़ों का, आप देख सकते हैं हर एक चीज़ अच्छे से। तो आशा है कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक मिलेगा वहाँ से ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा। हर एक चैप्टर का नोट्स, मैथ का हो, साइंस का हो, हर एक चैप्टर का नोट्स आपको मिलेगा। तो आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और आपको हमेशा ये चीज़ें दिमाग में रहेंगी, क्योंकि इतना डिटेल से हम समझाएं। एक बार फिर बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाने के बाद भी यहाँ पे भी बेसिक केमिस्ट्री बताएं, तब पढ़ाएं। तो इतना अगर इत्मीनान से हम पढ़ा रहे हैं तो आपके माइंड में घुसना चाहिए। अगर नहीं आपके माइंड में घुस रहा है तो इसका मतलब आप किसी और को माइंड में घुसाए हुए हैं, है ना। हम जिसको शिद्दत से याद करते हैं वो हमको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो ये दिक्कत है, वो हमको याद नहीं आ रहा है लाइन, अभी याद करके अगले लेक्चर में बोल देंगे आपको, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।